प्यारे बच्चों नमस्कार। आपकी भैया फिर से आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर पे। और हम आप लोगों के लिए फिर से लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 10 तरंग प्रकाशिकी का लेसन नंबर 3। तो बच्चों अब तक की स्टोरी में हमने ये पढ़ लिया था कि यहाँ पर हम प्रकाश को तरंग जैसा मानते हैं, यानी वेव जैसा मान के चलते हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले हमारे हाइगन भैया ने बताया था, लेकिन उनकी बात को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन कुछ ऐसे फिनोमेनाज हुए जैसे इंटरफेरेंस हुआ, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हुआ, ठीक है ना, पोलराइजेशन ऑफ लाइट हुआ, मतलब प्रकाश का ध्रुवण हुआ, और ऐसी काफी सारी चीजें हुई जिनकी वजह से हमें लगा कि यार प्रकाश का जो नेचर है वो तरंगी होना चाहिए। ठीक है, फिर कंट्रोवर्सी आएगी कि यार प्रकाश का जो नेचर है वो तरंग नेचर का होना चाहिए कि फिर कणीय होना चाहिए। तो फिर वो दोनों बातें मिक्स करके हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले कि वो द्वैती प्रकृति का होता है। तो बच्चों हमने ये पढ़ लिया था कि हमारे हाइजेनबर्ग के अनुसार, हाइगन्स के अनुसार जो तरंग है वो किसकी तरह चलती है, यानी जो प्रकाश है वो तरंगाग्र के रूप में आगे की तरफ बढ़ता है। ठीक है, हमने कुछ चीजों के लिए तरंगाग्र बना भी ली थी और हमने लास्ट क्लास में रिफ्लेक्शन यानी प्रकाश के परावर्तन को तरंगाग्र के थ्रू यानी हमारे हाइगन्स के तरंग सिद्धांत के अनुसार समझ भी लिया था। तो बच्चों आज हमें क्या समझना है, आज हमें उसके अंदर जो हमने परावर्तन तो देख लिया, अब अपने को उसी तरंग सिद्धांत से अपवर्तन को भी समझने की कोशिश करनी है कि कैसे हमारे हाइगन भैया ने किस तरीके से परावर्तन के साथ साथ अपवर्तन को भी एक्सप्लेन कर दिया अपनी इस तरंग थ्योरी के थ्रू। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम आज क्या करने वाले हैं, हम अपवर्तन के नियम की व्याख्या करेंगे, किसका यूज करके, तरंग सिद्धांत का यूज करके। फिर बच्चों काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज अपन पढ़ने वाले हैं डॉपलर इफेक्ट। कहीं ना कहीं क्लास 11th की यादें आप लोगों की ताजा हो जाएगी। हमारा चैप्टर नंबर सबसे लास्ट पढ़ा था, शायद 14 या 15, तो वो सबसे लास्ट वाले चैप्टर के अंदर आपने डॉपलर इफेक्ट जरूर से पढ़ा होगा। हाँ, कुछ बच्चे तो बोल रहे नहीं सर हमने तो 11th नहीं पढ़ी सर, कैसी बातें कर रहे हो सर। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आपको कोशिश करेंगे समझाने की। चलिए, तो आज का लेसन बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो हमें अपवर्तन के नियमों की व्याख्या करनी है तरंग सिद्धांत का यूज करके। बच्चों अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम तो आप सब जानते ही हो कि साइन आई और साइन आर का जो अनुपात होता है वो हमारे एन के बराबर होता है ना, अपवर्तनांक के बराबर होता है। हमें प्रूफ भी करना है, ठीक है, ये हमें पहली चीज प्रूफ करनी है। और दूसरा नियम क्या होता है, दूसरा नियम होता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, तीनों के तीनों एक ही तल में होते हैं, ये अपने को प्रूफ करना है। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये हमें निकालना है, ये हमें प्रूफ करनी है। दो चीजें हम क्या करेंगे, हाइगन की जो तरंग सिद्धांत की थ्योरी है उसका यूज करते हैं। हमने बोला सबसे पहले तो दो माध्यमों को स्प्लिट करने वाली हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ऊपर एक माध्यम है बच्चों, नीचे एक माध्यम। मान लो नीचे ग्लास है, कोई भी हमारा विरल, ऊपर एक विरल माध्यम है, नीचे एक हमारा सघन माध्यम है। तो ऊपर बच्चों हमारे पास कैसा माध्यम है, एक विरल माध्यम, और नीचे कैसा माध्यम है, एक सघन माध्यम। ठीक है, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं सारी तरंगाग्रों के बारे में, तो बच्चों सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसके ऊपर एक तरंगाग्र डाल देंगे, जैसे उसके ऊपर डाला था। तो हमने इस तरीके से एक तरंगाग्र डाल दिया, जिसमें बच्चों प्रकाश की दिशा कहां पर है, प्रकाश की दिशा इसके अभिलंबवत है, यानी कुछ इस तरीके से। तो ये इसको टच कर रही है पूरी तरीके से यहां पर, और एक यहां पर। ठीक है, तो ये आपका तरंगाग्र हो गया येलो कलर का, और लाइट हो गई आपकी व्हाइट कलर से, जो कि इसकी अभिलंबवत होनी चाहिए, हो भी रही है। अब बच्चों इस पॉइंट पे जहां पर ये से मीट कर रहा है, यहां पर अपन अभिलंब बना देते हैं। ठीक है ना, यहां पे अपन एक अभिलंब बना दिया, और अभिलंब बनाने के साथ अब देखिए ये बन गया हमारे पास कोण आई, यानी एंगल आई बच्चों। ठीक है, अब बच्चों हमारा ये वाला जो प्रकाश है ना वो तो दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाएगा, लेकिन पहला वाला जो प्रकाश है बच्चों उसी माध्यम में रहेगा। मतलब ये मान के चल लो कि वाला जो प्रकाश है, मान लेते हैं कि वाला जो प्रकाश है वो कहां तक पहुंचा, ये वाला प्रकाश यहां तक पहुंच गया। ठीक है ना,
तो इसने जो दूरी तय करी है वो अपने को निकालनी है। तो वैसा मान के चल लेता हूं कि माध्यम नंबर 1 जो कि विरल है उसमें प्रकाश की चाल v1 है, और माध्यम नंबर 2 जो कि सघन है उसमें प्रकाश की चाल कितनी है बच्चों, v2। तो इसके अंदर इसको बोल रहे हैं अपन माध्यम नंबर 1 और इसको बोल रहे हैं माध्यम नंबर 2। तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल क्या है, हम यहां पे लिख देते हैं माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बच्चों ये हमारे पास क्या है v1 लिख देते हैं इसको थोड़ा सा करेक्ट करके v1, और माध्यम 2 में जो प्रकाश की चाल है वो कितनी है v2। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास हो गया v2। तो बच्चों अब जो हमारा प्रकाश है, क्योंकि एक विरल माध्यम से सघन, तो ये पहले बात तो वो बाद में देखेंगे, चलो पहली वाली बात कर लेते हैं कि भाई ये जो प्रकाश है अगर ये v1 वेग से चल रहा है तो इसने कितनी दूरी तय करी होगी t समय में, तो t समय में तय दूरी। ठीक है, तो t समय में बच्चों इसने कितनी दूरी तय कर ली होगी vt, तो अपन क्या करेंगे v1t, तो अपन क्या करेंगे हम v1t का एक आर्क यानी एक चाप इसके ऊपर इस तरीके से काटेंगे, आप सबको पता है काट दिया अपन ने। ठीक है, तो ये v1t इसने दूरी बच्चों तय कर ली है। इसी समय अंतराल में जो बिंदु, चलो इस बिंदु को नाम भी दे देते ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, काफी सारी चीजें एक तो एक साथ हो रही है इसमें भी। तो मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा a और ये पॉइंट हमारा b और इसको दे देते हैं नाम c। तो जो b वाला पॉइंट है वो t समय में बच्चों कितनी दूरी तय कर चुका है, bc दूरी तय कर चुका है, या v1t दूरी तय कर चुका है। इसी समय इतने ही समय में a वाला जो पॉइंट है वो भी कुछ ना कुछ दूरी तय करेगा। अब क्योंकि दूसरे वाले माध्यम के अंदर प्रकाश की चाल तो डिफरेंट है, तो वो कितनी है बच्चों v2, क्योंकि दूसरा माध्यम सघन माध्यम है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी कंपैरेटिवली कम होगी। मान लेते हैं उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, पहले वाले के लिए तो v1t है और दूसरे वाले के लिए v2t है, और हमें साफ साफ दिख रहा है कि v2t जो होगा वो v1t से छोटा होगा। और प्रकाश जो है वो किसकी तरफ मुड़ेगा बच्चों, वो प्रकाश हमारा मुड़ेगा अभिलंब की ओर। तो हम यहां से क्या करने वाले, यहाँ पे अपन एक चाप काटेंगे इस ए पॉइंट से, मान लो यहाँ का अपन ने चाप काटा और यहां से इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, और ये बच्चों ये कोण सबको पता है, ये कोण कितना है, एंगल r। और ये जो दूरी है बच्चों ये कितनी है हमारे पास, ये हमारे पास है v2t। ठीक है ना, ये हमने चाप काटा कुछ नहीं, कितनी लंबाई का v2t का, क्योंकि हमें एक तरंगाग्र बनाना है। अब हमारा प्रकाश a से मान लो d पॉइंट तक पहुंच गया, इसको d मार्क कर देते हैं। तो बच्चों यहां पर एक पॉइंट है, मतलब प्रकाश ऐसे जा रहा होगा और यहां से प्रकाश इस तरीके से जा रहा होगा। तो बच्चों क्योंकि प्रकाश देखो सेम समय में यहां पर और यहां पर पहुंचा, तो अपन यहां पे एक तरंगाग्र बना सकते हैं। तो बच्चों यहां पर अपन एक और तरंगाग्र बनाएंगे जो इन दोनों को जोड़ रही होगी। तो ये हमने एक और तरंगाग्र बना दी, ठीक है, जो कि इन दोनों को मिलाने का काम कर रही है। तो बच्चों ये हो गया I और ये हो गया हमारे पास R। हमें स्नेल्स का लॉ जो है वो प्रूफ करना है, स्नेल का नियम हमें प्रूफ करना है। तो अपने को sin I अपॉन sin R बराबर n/1 बताना है। ठीक है, बोल देते चलो, इसका जो है हमारे पास अपवर्तनांक n1 है, इसका अपवर्तनांक n2 है। ठीक है, तो बच्चों अगर ये R1 है, अब सोचना ढंग से, ये बच्चों R1 है। ठीक है, तो बच्चों पहली बात तो ये वाला अगर कोण हमारे पास R1 है तो बच्चों ये अंदर वाला कोण कितना हो गया, क्योंकि हमें पता है ये वाली जो प्रकाश की किरण है ये पूरी की पूरी, ध्यान से देखेंगे, ये पूरी की पूरी बच्चों प्रकाश किरण हमारे पास कितनी है, ये देखो ये इसके तो अभिलंबत है, मतलब ये तो 90 डिग्री हो गया। ठीक है बच्चों, इसके बाद एक और चीज, अगर ये कोण R है बच्चों तो ये वाला कोण कितना होगा, अंदर वाला देखते हैं, हम आपको बताते हैं। ये वाला, ठीक है, ये वाले कोण के बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो बच्चों ये तो देखो अभिलंबत है, ये भी तो अभिलंब है हमारे पास, n नॉर्मल है। तो बच्चों अगर ये R है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस R, ये हमारे पास 90 वैसे ही है। तो बच्चों ये तीसरा कोण कितना हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, एक 90 है, दूसरा 90 माइनस R है, तो तीसरे को बच्चों क्या होना पड़ेगा, R ही होना पड़ेगा। आप तीनों को जोड़ लो, 90 माइनस R प्लस 90 प्लस R, आगे 180। वापस देखते हैं, ये कोण R था, ये हमारा अभिलंबवत था। तो हमने बोला यार ये कोण अगर R है तो ये बचा हुआ कोण कितना हो जाएगा 90 माइनस R। ये तो देखो तरंगाग्र है येलो कलर की और लाइट ऐसे व्हाइट कलर से जा रही है, तो वो तो एक दूसरे के अभिलंबवत होंगे ही।
तो ये 90 है, ये 90 माइनस आर है, तो बच्चों तीसरा कोण कितना हो जाएगा, सिंपल आर हो जाएगा। ये हमने आर लिख दिया। ठीक है, अब चलो आई के बारे में बात कर लेते थोड़ी। अब बच्चों इसके बारे में बात करते। देखो ये हमारे पास आई है, अब हमें पता है ये इसके अभिलंबत होता है ना, ये वाला। अच्छा उससे एक पहले और बच्चों, क्योंकि ये इसके देखो ये वाली लाइन तो इसके अभिलंबत है, क्योंकि ये आपका इसका क्या है, तरंगाग्र। रेड ये जो मैंने येलो कलर से बनाई तो तरंगाग्र है, और व्हाइट कलर क्या, प्रकाश। तो बच्चों ये वाला कोण कितना हो गया, 90 माइनस आई। क्यों, क्योंकि तरंगाग्र जो होता है प्रकाश के अभिलंबत होता है। तो बच्चों अगर ये 90 माइनस आई है, वापस सुनो, ये 90 माइनस आई है, ये वापस अभिलंब बन गया। और अगर मान लेता हूं 2 मिनट के लिए, चलो इसको फाई कोण माना, तो बच्चों ये कोण कितना बन गया, 90 माइनस फाई। क्यों बना 90 माइनस फाई, दोनों का सम 90 होता है। तो अगर ये माइनस ऑफ फाई है तो बच्चों ये कितना हो गया, 90 माइनस फाई। अब समझना, मैंने लिखा है 90 माइनस फाई, फाई का मतलब कितना है, 90 माइनस 90 प्लस आई। माइनस माइनस प्लस हो गया, कैसे देखें एक बार तरीके से, थोड़ा सा ऐसा था, सॉल्व करा 90 माइनस 90 प्लस आई, कैंसिल। कुल मिला के हमें क्या समझ आया यार, कुल मिला के हमें समझ आया कि ये वाला कोण कितना है, इसको मैं रफ कर रहा हूं, इसको भी रफ कर रहा हूं, सिर्फ समझाने के लिए था। ये कोण कितना बच्चों, आई। हमें आई को अंदर लेकर आना ना, तो हम आई को अंदर ले आए आसानी से। सबको हटा रहा हूं मैं, ठीक है ना। चलो लिख देता हूं, फिर आपको परेशानी होगी देखने में। तो ये हमारे पास क्या था, 90 माइनस आई। और बच्चों क्योंकि तरंगाग्र जो होता है वो प्रकाश की दिशा के अभिलंबत होता है, तो बच्चों इसमें ये वाला कोण हो गया 90 डिग्री। नीचे वाले में ये वाला कोण 90 डिग्री है, ऊपर वाले में ये वाला कोण 90 डिग्री है। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए साइन आई अपॉन साइन आर। चलो निकालते हैं, ठीक है। तो आई होप डायग्राम सबको क्लियर है। ये हमारा तरंगाग्र था, ये दो प्रकाश डाला, ये प्रकाश v1t में यहां तक पहुंचता है, और ये प्रकाश उतने ही समय में मात्र कितनी दूरी तय कर पाता है, v2t, क्योंकि दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग है। तो यहाँ पे कितना है बच्चों, हमारे पास कितना मिला हमें, v2t। तो ये v2t समय में, मतलब इतनी दूरी इसने तय करी है t समय में, और इसने v1t दूरी तय करी है, दोनों को मिलाकर के हमने तरंगाग्र बना दिया। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला मुझे साइन आई और साइन आर चाहिए, तो दो त्रिभुज आप सबको दिख रहे होंगे। मैं पीछे एक बार रीड्रॉ कर लेता हूं। एक बार ये वाला त्रिभुज आप सबको आई गेस दिख रहा होगा, ये 90 डिग्री का कोण है। इसको अपन ने ए बोला था, इसको बी बोला था, और इसको सी बोला था। थोड़ा सा सही बना लेता हूं, त्रिभुज टेढ़ा हो गया है। ठीक है बच्चों, ये वाली दूरी हमारे पास कितनी है बच्चों, v1t। ये बच्चों हमारे पास कितना है, i। हमें कितना निकालना है, साइन आई। अब हमें पता है थीटा के सामने वाला, यानी कोण के सामने वाला हमेशा कितना होता है, लंब। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों साइन आई। तो ये कितना हो गया, v1t। यहाँ चलो पूरा लिख देते हैं अपन। ये कितना हो गया बच्चों हमारे पास, bc। और कर्ण कौन है बच्चों, 90 के सामने वाला, 90 के सामने वाला ac। और बच्चों ये कितना है, v1t। ac हमें नहीं पता, ये ac एज इट इज। आई होप सबको ये तो समझ आ गया होगा। अब बच्चों दूसरा त्रिभुज देखो, ये नीचे वाला थोड़ा छोटा है कंपैरेटिवली, पर त्रिभुज अच्छा है। ठीक है, तो देखो इस वाले त्रिभुज के बारे में बात कर लेते हैं। तो बच्चों ये त्रिभुज कुछ इस तरीके का है। तो बच्चों ये हमारे पास हो गया था a, इसको हमने नाम दिया था c, और ये था हमारे पास d। ये 90 डिग्री था और ये r था। एक बार पीछे आ जाते हैं, देख लेते हैं। देखो ये r है, ये d है, ये a है, और ये 90 है। ठीक है, और ये v2t है। तो ये हमारे पास बोल देते हैं अपन, ये हमारे पास कितना है, v2t। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या चाहिए, साइन r। तो निकाल लेते हैं साइन r। तो बच्चों वही थीटा के सामने वाला लंब होता है, तो यहाँ पे हमारे पास हो गया AD, और कर्ण कितना हो गया बच्चों, 90 के सामने वाला है ना AC। ठीक है, अब देखो बच्चों जो हमारा AD है वो कितना है बच्चों, v2t, और ये हमारे पास कितना AC। हमें क्या चाहिए, हमें तो स्नेल का लॉ प्रूफ करना है, साइन आई अपॉन साइन आर। बच्चों देखो आराम से प्रूफ हो गया। अगर मैं समीकरण 1 और 2 को डिवाइड करूं तो देखो क्या मिलेगा, समीकरण 1 को किससे भाग दे दिया बच्चों, 2 से। जब 1 को 2 से भाग दोगे मिलेगा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू v1t अपॉन ac अपॉन v2t अपॉन ac। तो बच्चों देखो इसमें ये तो इससे कैंसिल हो गया, t से भी t कैंसिल हो गया, हमें कितना मिला, v1 अपॉन v2। सिंपल,
तो यानी साइन आई अपॉन साइन आर का बच्चों मान कितना आ गया, v1 अपॉन v2। अब इससे ये चीज कैसे प्रूफ हुई कि स्नेल का नियम है? तो बच्चों याद करो, मैंने आपको बताया था कि जो वेग होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है बच्चों किसके, हमारे अपवर्तनांक के। ये चीज मैंने आप लोगों को बताई थी, जितना ज्यादा अपवर्तनांक होगा वेग उतना कम होगा, क्योंकि जिन माध्यमों का अपवर्तनांक ज्यादा होता है वो ज्यादा संघन होते हैं, तो वेग अपने आप कम हो जाएगा। तो यानी मैं एक काम कर सकता हूं, इस लॉ से मैं इसकी जगह बच्चों लिख सकता हूं n2, क्योंकि इसका ऊपर आएगा और इसका नीचे आएगा, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, n21। और हमें यही तो प्रूफ करना था कि साइन आई अपॉन साइन आर किसके बराबर है, n21 के। यही हमारे पास स्नेल का नियम, स्नेल का नियम। आई होप सबको मेरी बात समझ आ गई होगी। बाकी बचे दूसरे लॉ की बात। दूसरा लॉ क्या था कि हम तीनों रेखाओं को एक ही तल में बना सके। यार डायग्राम एक प्लेन पे बनाया ना मैंने, इसका मतलब सारी की सारी प्रकाश किरण एक ही तल पे हो सकती हैं, तो जो दूसरी बात थी वो ऑटोमेटिकली वैलिड हो गई, जैसे हमने परावर्तन में लिखा था। आई होप सबको बात समझ आ गई होगी। तो पहला नियम तो हो गया सत्यापित, स्नेल का नियम तो हो गया सत्यापित। दूसरा अपन लिखेंगे, चूंकि सभी किरणों को एक ही तल पर बनाना संभव है, अतः दूसरा नियम भी सत्यापित हुआ। क्या था वही, तीनों एक ही प्लेन पर होने चाहिए। आई होप सबको मेरी बात समझ आ गई है, ठीक है। तो बच्चों ये सारी चीजें थी हमारे स्नेल का लॉ अपन ने प्रूफ करा, और दूसरा लॉ भी प्रूफ करा, यानी अपवर्तन के दोनों नियम प्रूफ करे हमारे जो हाइगन ने थ्योरी दी थी उसके बेसिस पे। अच्छा बच्चों, मैंने अभी जो प्रकाश किरण डाली है वो विरल से संघन में डाली है। अब अगर मैं प्रकाश किरण संघन से विरल में डालूं तो, अच्छा इस संघन माध्यम में देखो बनाया मैंने अलग से ना, इस संघन माध्यम में। अब बच्चों हम दूसरा केस लेके चलते हैं, कौन सा, कि जब प्रकाश किरण संघन से विरल में जा रही हो तो उसका डायग्राम कैसे बनेगा। तो देखो मान लेते हैं हमारा कोई ग्लास स्लैब, जैसे हमेशा से लेते हैं कांच की सिल्ली, है ना। ये हमारा कौन सा माध्यम है, माध्यम नंबर 2। जैसे पहले लिखा था, कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूं मैं। ये माध्यम हमारा कौन सा था, 2। कैसा था, सघन। अपवर्तनांक कितना था, n2, और वेग कितना था, जो इसका वेग था हमारे पास, चलो इसके सामने डैश लगा देता हूं मैं। वेग कितना है इसका, v2, ठीक है। बच्चों इसके नीचे जो माध्यम है वो कौन सा है, माध्यम 1। कैसा माध्यम है, विरल। बच्चों इसका अपवर्तनांक है n1, और वेग कितना बच्चों, v1, ठीक है। अब बच्चों जिसमें अपन तरंगागर मान के चलेंगे, वो कैसा मान के चलेंगे देखेंगे थोड़ा रंग से। तो बच्चों तरंगागर हम कुछ ऐसा मानेंगे, है ना, इतना तरंगागर मान लिया। अब प्रकाश इसमें कैसे गिरेगा, वही यहां से डाला प्रकाश, थोड़ा तरीके से डाल देते हैं कॉर्नर पे, एक यहां पे और एक यहां पर। इसको बिंदु ए बोल देते हैं, इसको बिंदु बी बोल देते हैं, ठीक है। अब बच्चों देखो जैसे हमने पहले बोला था, अब अपन अभिलंब ड्रॉ करेंगे यहां पर, ये रहा। तो बच्चों ये क्या हो गया हमारे पास, इस केस में इसको लेंगे कोण आई, ठीक है। अब हम क्या बोलेंगे भाई, ये इस बी बिंदु से, अब ये तो इसी माध्यम में मूव कर रहा है, इसी माध्यम में गति कर रहा है, तो बच्चों ये बी से मान लो किस पॉइंट तक पहुंच जाता है, डी पॉइंट तक। जैसे पहले लिया था वैसे ही, ये सी लिया था ना, इसको सी ले लेते चलो। तो ये कितने तक पहुंचा बच्चों, इस माध्यम के एंड तक पहुंचा, एज तक पहुंचा, ठीक है ना। तो क्योंकि इस माध्यम में प्रकाश का वेग v2 है, तो इसने कितनी दूरी तय कर ली बच्चों इस समय में, v2t। तो हमने क्या करा बच्चों, एक चाप काटा v2t का, ठीक है ना, और कहां तक पहुंचा, सी बिंदु तक। इसी समय पर क्योंकि प्रकाश अब देखो सघन से किस में जा रहा है, विरल में जा रहा है, तो अभिलंब से दूर की तरफ हटेगा, और क्योंकि इस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा, बिंदु ए से एक चाप काटूंगा, जिसकी लंबाई कितनी होगी बच्चों, उसकी लंबाई होगी हमारे पास
v2 v1t, क्योंकि इस माध्यम प्रकाश की चाल क्या है बच्चों, v1। ठीक है, एक चाप ये हो गया, एक चाप ये हो गया, इन चाप को मिला दो, ये लो एक तरंगाग्र से हमने इन दोनों को मिला दिया, ये तरंगाग्र हो गई। और प्रकाश कैसे चल रहा है, ऐसे। थोड़ा डार्क कर देते हैं इसको। ठीक है बच्चों, कुछ इस तरीके से प्रकाश हमारा चल रहा है। ठीक है, आई होप सबको समझ आई होगी बात। और ये वाला जो हमारे पास, अच्छा थोड़ा अभिलंब से दूर की तरफ झुकेगा, तो उसको झुका देता हूँ, फील नहीं आ रहा ना इसको, अभिलंब से दूर की तरफ झुका हुआ है। चलो एक बार वापस बना लेते हैं, अभिलंब से दूर की तरफ झुका देते हैं इसको। ये लो, अभिलंब से हमने थोड़ा थोड़ा दूर की तरफ झुका लिया। ठीक है ना, तो ये हमारे पास हो गया कोण R। ठीक है, और ऐसे प्रकाश बाहर की तरफ जा रहा है। तो बच्चों अब ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास R है, ये हमारे पास I है। हमें वही पता है ये कितना हो जाएगा बच्चों, 90 माइनस I, और पहले जैसा लिखा था ये बन जाएगा हमारे पास I। सेम बच्चों, ये हमारे पास R है तो ये बन जाएगा हमारे पास 90 माइनस R, ये हमें पता है। वापस 90 डिग्री का है बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा R, जैसा पहले था। अच्छा ये दूरी कितनी है, मैंने इसको C पॉइंट मार्क किया था पहले, नहीं इसको हमने D बोला था, जो पहले रखा था हम वही रख रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो किसी भी तरीके की। ठीक है ना, इसको D बोला था और इसको हमने EC बोला था और इसको मैंने D बोला था। ठीक है, जो पहले पॉइंट थे वही दिए, और वही इसकी दूरी कितनी है हमारे पास, v1t। ठीक है, क्योंकि इस माध्यम प्रकाश की चाल है v1t। वही यहाँ पे भी अपन स्नेल का लॉ आराम से बच्चों प्रूफ कर सकते हैं जैसे पहले किया था। आई होप सबको ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो बच्चों ये दो डायग्राम थे जिसके थ्रू अपन ने अपवर्तन के नियम को समझने की कोशिश करी, किसका यूज करके, हमारे हाइगन के तरंग सिद्धांत का यूज करके। ठीक है, अब बच्चों इसी लेसन के अंदर जैसा मैंने आपको बोला, मैं आपको एक और टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है बच्चों डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर प्रभाव। अब बच्चों डॉपलर प्रभाव क्या होता है, ये वैसे तो आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था, बट ऑब्वियसली मुझे पता है कई बच्चे वीडियो देख के बोल रहे होंगे यार सर याद ही नहीं है सर, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई सर। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको वापस बता देता हूँ डॉपलर इफेक्ट का मतलब क्या होता था। बच्चों देखो एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल है सामने मैंने डाला हुआ है, ये एक एम्बुलेंस है और एम्बुलेंस एक बंदे की तरफ मूव कर रही है और दूसरे बंदे से दूर जा रही है। ये एक पर्सन है, एक पर्सन है, इसका नाम क्या रखें, चिंकी। चिंकी को बड़े दिनों बाद बुलाया मैंने कहानी में, और ये हमारे पास है पिंकी। चिंकी से बस दूर जा रही है, मतलब पेशेंट वेशेंट को लेने आई होगी यार, तो दूर जा रही है और ये पिंकी की तरफ आ रही है। चिंकी के पास है एक हेडफोन, मतलब फोन, आजकल मोबाइल फोन तो सभी यूज करते हैं, मोबाइल फोन जैसा दिख तो नहीं रहा वैसे ही, तो बहुत ही गंदा सा फोन बनाया मैंने। डोंट एक्सपेक्ट कि मैं एक आईफोन बना सकता हूँ, मैं नहीं बना सकता। तो ये गंदा सा फोन इसके पास है और एक बड़ा सा फोन इसके पास है। ठीक है, टैबलेट वाबला टाइप का कुछ है। तो चिंकी ने पिंकी को कॉल किया, चिंकी मेरे से बस दूर जा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे जो साउंड है, जो हमारे पास इससे जो हमें ध्वनि तरंगे मिल रही है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे आवाज कम लग रही है इसकी, मेरे से दूर जा रही है ना ये चीज, लगता है हमें मेरे से दूर जा रही है, मुझे फील हो रहा है कि यार इसकी ध्वनि तरंगे धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इससे ऐसा लग रहा है कि ध्वनि की तीव्रता कम हो रही है। हम इन शॉर्ट बोले तो इसको ऐसा लग रहा है कि आवाज कम हो रही है, ध्वनि की तीव्रता कम हो रही है, आवाज कम हो रही है। ठीक है, या अच्छा चलो फ्रीक्वेंसी की हम बाद में बात करेंगे, पहले अपन बच्चे वाली चीजें समझ लेते जो होता ही है। अब दूसरी वाली को लगा, पिंकी बोली नहीं चिंकी मुझे तो ऐसा लग रहा है, यानी ये लड़की बोल रही है यार मुझे तो ऐसा लग रहा है इसकी आवाज तेज हो रही है। तो इसने क्या बोला, इसने बोला कि मेरी तरफ से आवाज क्या हो रही है, तेज हो रही है। ठीक है, तो चिंकी बोली पिंकी को तू गलत बोल रही है, पिंकी बोली चिंकी को नहीं तू गलत बोल रही है, मतलब दोनों एक दूसरे को ब्लेम डाल रहे हैं। लेकिन ब्लेम किसी का नहीं, ब्लेम तो फिजिक्स का है। फिजिक्स क्या बोलती है, फिजिक्स बोलती है भाई जब ये एम्बुलेंस, अब देखो एम्बुलेंस तो वैसे अच्छी चीज बनेगी नहीं, अरे हाय एक एम्बुलेंस बनाई है मैंने, है ना। तो ये एम्बुलेंस जो है जब चुपचाप खड़ी थी और अपना साइलेंट बजा रही थी,
तो इसका साइलेंट का जो आवाज था आप इस तरीके से संकेंद्रीय वृत्तों से बता सकते हो, ऐसे दूर दूर जाते टाइम ऐसे हो रहा था, मतलब चिंकी और पिंकी को सेम आवाज आ रही थी। लेकिन जैसे ही तुम्हारे ये स्रोत है ना, क्या हमारे पास ये स्रोत, क्योंकि इसी से सायरन की आवाज आ रही है, तो हमारे पास स्रोत है ना, सोर्स है। तो जब तक स्रोत रुका हुआ था तब तक तो कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन जैसे स्रोत ने गति करना स्टार्ट करी, देखो यहां से वेव कंप्रेस होना स्टार्ट हो गई और यहां से वेव खुलना स्टार्ट हो गई, दूर जाना स्टार्ट हो गई, समझ रहे हो ना। ऐसे ये आगे की तरफ जा रही है तो ये इसको पास पास कंप्रेस कर देगी, पास पास ले आएगी, संपीड़ित कर देगी, और यहां से ये खुलती जा रही है। ठीक है, तो बच्चों हुआ क्या, जब भी स्रोत आपसे दूर जाता है, ये हमारा कौन है बेटा, ये हमारा प्रेक्षक है, ये हमारा कौन है, ये हमारा है प्रेक्षक। तो जब भी स्रोत आपसे दूर की तरफ जाता है तो आपको जो फ्रीक्वेंसी सुनाई आती है, जो आपको आवृत्ति सुनाई आती है ध्वनि की, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो लो फ्रीक्वेंसी का मतलब निम्न आवृत्ति की तरंग आपको सुनाई आती है, यानी उसकी आवृत्ति क्या हो जाती है, गिर जाती है। एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर आवृत्ति कम हो रही है तो तरंग दैर्ध्य बढ़ेगी, अगर आवृत्ति कम हो रही है तो तरंग दैर्ध्य क्या हो रही है, बढ़ेगी, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन दोनों में व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन होता है, तो ये कम होगी, उल्टा कर दिया हमने, रुकिएगा, तो ये जब कम हो रही होगी तो ये क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ रहे मेरी बात। तो जब कोई चीज यानी कभी भी कोई सोर्स आपसे दूर की तरफ जाए तो उसकी आवृत्ति हमेशा क्या होती है बच्चों, घटती है। ठीक है, जबकि दूसरी तरफ अगर स्रोत आपकी तरफ बढ़े तो उस केस में बच्चों आवृत्ति क्या होती है, बढ़ती है, यानी आपको एक उच्च आवृत्ति की तरंग मिलेगी। तो अगर इसमें आवृत्ति बढ़ रही है बच्चों तो तरंग दैर्ध्य क्या होगी, इसमें घटेगी। ये कॉन्सेप्ट हमारे आगे बड़ा काम आने वाला है। सो बेसिकली डॉपलर इफेक्ट का मतलब है, डॉपलर प्रभाव का मतलब क्या होता है कि यदि स्रोत या प्रेक्षक में से कोई भी गति करता है तो उस केस में क्या होता है, आपको ध्वनि की जो आवृत्ति उसमें कुछ परिवर्तन सा फील होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डॉपलर इफेक्ट। तो डेफिनेशन में आप लिख देता हूं। वैसे हम यहाँ पे ध्वनि तरंगों के बारे में तो ऑब्वियसली बात नहीं करने वाले हैं, पर समझने की कोशिश कर रहे हैं जो क्लास 11 में पढ़ा था। यहाँ पे हम इसी चीज को प्रकाश तरंगों के ऊपर लगाने की कोशिश करें तो हम क्या बोल रहे हैं, यदि प्रेक्षक यानी ऑब्जर्वर अथवा स्रोत यानी सोर्स में से कोई गति करे, में से कोई गति करे करे तब आवृत्ति में परिवर्तन आ जाता है, आवृत्ति में परिवर्तन आ जाता है, आ जाता है। इसे डॉपलर प्रभाव कहते हैं, इसे डॉपलर प्रभाव कहते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप सबको बात समझ आ गई होगी। दूर अगर कोई हमारे से मतलब सोर्स अगर हमसे दूर जा रहा है, हम यहाँ पे ऐसा मान के चल रहे हैं प्रेक्षक रुका हुआ है, तो अगर हमारा स्रोत हमसे दूर जा रहा है तो आवृत्ति घटती है, तरंग दैर्ध्य बढ़ती है, मतलब हमें कम आवाज सुनाई आती है। और अगर कोई चीज मेरे पास आ रही है, जैसे ट्रेन मेरे पास में आ रही है, मेरे को आवाज बहुत तेज सुनाई आएगी, मतलब उसकी आवृत्ति बढ़ जाएगी, आवृत्ति बढ़ जाएगी, तरंग दैर्ध्य घट जाएगी। आई होप मेरी बात अब आप समझ गए होंगे। तो बच्चों इसी चीज को, इसी फिनोमेना को हमारे साइंटिस्ट लोगों ने किसमें लगाने की कोशिश करी, इसी सेम चीज को लगाने की उन्होंने कोशिश करी प्रकाश के साथ। आप सबने जरूर ये बात सुनी होगी कि साइंटिस्ट ऐसा बोलते हैं कि हमारा यूनिवर्स दिन पर दिन यानी समय के साथ साथ फैलता जा रहा है। ऐसा आपने जरूर सुना होगा कि यूनिवर्स बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, यानी हमारे आसपास ये जो जितना भी यूनिवर्स है, जो हमारे आसपास जितनी भी चीजें फैली हुई है, जो ग्रह हैं, दूसरे गैलेक्सीज हैं, वो सब हमसे दूर जाती जा रही है, मतलब हमारा यूनिवर्स फैलता जा रहा है। ऐसा उन्होंने किस बेसिस पे बोला, ऐसा उन्होंने डॉपलर प्रभाव के बेसिस पे ही बोला। उनका ये कहना था, जैसे कि समझाने की कोशिश करता हूं, ये जो आप लोगों के सामने इसको बोलते हैं बच्चों लाइन स्पेक्ट्रम। इसका नाम क्या बच्चों, लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है,
इसको अपन बोलते हैं तरंग स्पेक्ट्रम। तो ये तरंग स्पेक्ट्रम क्या चीज होती है? जब भी हम किसी भी गैस को, ठीक है, मतलब जब भी कोई पार्टिकल होता है, जैसे कोई भी प्लैनेट है, जैसे सन है, ठीक है, हमें कैसे पता पड़ा कि सन पे हाइड्रोजन है? तो हमने क्या करा, उससे आने वाले प्रकाश को क्या करा, एक गैस से पास करवाया, ठीक है। और जब गैस में से उस प्रकाश को डाला, समझना अच्छे से, जब भी किसी प्रकाश को मैं किसी, जैसे प्रकाश आ रहा है, इसको मैंने किस पे डाल दिया, गैस पे, तो अब क्या होगा, गैस के पार्टिकल क्या करेंगे, उसको अवशोषित कर लेंगे, प्रकाश को क्या कर लेंगे, अवशोषित कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो जब वो प्रकाश को अवशोषित करेंगे तो प्रकाश का कुछ भाग वो खा जाएंगे, मतलब एक पर्टिकुलर कलर की लाइट को वो खा जाएंगे। खाने के बाद जब आप उसको सामने स्पेक्ट्रम देखोगे, अब स्पेक्ट्रम क्या चीज होती है बच्चों, समझाता हूं, थोड़ा सा समझना भाई। हर लाइट के अंदर सिर्फ विजिबल लाइट नहीं है, ऐसा नहीं कि मेरे पास 7 कलर ही देखने के लिए, भाई गर्मी होती है तो हमें गर्मी फील होती है, मतलब कहीं ना कहीं हमारे आसपास कोई तो ऐसी चीज है ना जिसकी वजह से गर्मी फील हो रही है, तो वो है हमारे पास हीट एनर्जी। तो हमारी पूरा जो लाइट है उस लाइट में अलग अलग रीजन्स होते हैं, यूवी होता है, एक्सरे होता है, विजिबल यानी दृश्य प्रकाश होता है, अवरक्त किरणें होता है, इसको अपन इंफ्रारेड बोलते हैं, यूवी, ठीक है, एक्सरे, ये सारे अलग अलग पार्ट होते हैं। तो बच्चों हम सिर्फ अभी बात कर रहे हैं हमारे किसके बारे में, दृश्य प्रकाश के बारे में, यानी उस 7 कलरों के बारे में। तो बच्चों जब ये कोई प्रकाश अवशोषित करता है तो बीच वाला कोई ना कोई पार्ट बच्चों क्या हो जाता है, कलर का मिस हो जाता है। मतलब मान लो इसने लाल कलर का प्रकाश अवशोषित करा है या ब्लू कलर का प्रकाश अवशोषित करा है, तो वो कलर क्या हो जाता है बच्चों, मिस हो जाता है, गायब हो जाता है। इसको अपन बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। और यहां से यहां पे अपने को काली काली धारियां दिखने लग जाती है, इसको बोलते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रम। इसको क्या बोलते हैं, अवशोषण स्पेक्ट्रम। इसी तरीके से जब मैं इस गैस को, जब मतलब गैस, अभी देखो गैस में जो अणु थे उन्होंने क्या करा, उनके अणुओं के अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने क्या करा, उस ऊष्मा को अवशोषित करा, तो अपनी ग्राउंडेड स्टेट से यानी अपने निम्न स्तर से किसी उच्च स्तर में पहुंच गए, यानी वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गए, ठीक है। जब वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, क्या करते हैं, वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी उसकी, ऐसा समझ सकते हो आप, ऊष्मा, वैसे तो वो लाइट ही एब्जॉर्ब करते हैं, प्रकाश ही अवशोषित करते हैं, जो प्रकाश अवशोषित करेंगे तो उसको अपन बोलेंगे अवशोषण स्पेक्ट्रम। जब वो वापस ग्राउंड स्टेट में जाएंगे तो उसको अपन बोलेंगे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम। तो हमें इतना डिटेल में नहीं जाना क्योंकि हम बात करेंगे इसके बारे में आगे। अभी के लिए हमें क्या समझना है, हमें समझना है कि रेड शिफ्ट क्या होता है और ब्लू शिफ्ट क्या होता है। ये 2 हमारी टर्म्स है आज की जो हमें समझनी है। इसको एक तो बोलते हैं, एक को बोलते हैं बच्चों लाल विस्थापन, रेड शिफ्ट इसको बोलते हैं रेड शिफ्ट, और एक बच्चों होती है हमारे पास ब्लू शिफ्ट यानी नीला विस्थापन। तो बच्चों यहां पे आपको है ना एक डायग्राम दिख रहा होगा, ये ऑब्वियसली एनिमेशन है जो चल नहीं रहा है प्रॉपर तरीके से, और इसमें काली कलर की धारियां भी आपको गति करती हुई दिख रही होगी अगर आप ढंग से ऑब्जर्व करेंगे। इसको ऊपर बाद में आते हैं, इसमें पहले समझते हैं। बच्चों ये मेरा ऑब्जर्वर है, प्रेक्षक है। अगर कोई प्रकाश का स्रोत, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई प्रकाश का स्रोत आपसे दूर की तरफ जाता है, अभी मैंने आपको बताया था आवृत्ति बच्चों घटती है। अगर कोई प्रकाश का स्रोत दूर की तरफ जाता है, आवृत्ति बच्चों घटती है। अगर बच्चों आवृत्ति घटती है तो मैंने आपको अभी बोला था तरंग दैर्ध्य बढ़ती है, और ज्यादा तरंग दैर्ध्य किस प्रकाश की होती है, लाल, ऑरेंज, ये बड़े बड़े कलर, इसमें मेजर हमारे पास रेड कलर। तो जब भी कोई प्रकाश का स्रोत हमसे दूर की तरफ जाएगा और जब हम उसका स्पेक्ट्रम लेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि उसमें से कौन से कलर का प्रकाश आ रहा है, उससे लाल कलर का प्रकाश आ रहा है। जैसे ध्वनि में हमें आवृत्ति से पता पड़ता है ना, यहां पे हमें प्रकाश से पता पड़ता है। यानी अगर कोई प्लैनेट यानी या फिर कोई स्टार हमसे दूर की तरफ जा रहा है तो उससे आने वाले प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य है वो बढ़ जाएगा और वो लाल कलर का हो जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई स्रोत मेरी तरफ आ रहा है, कोई प्लैनेट मेरी तरफ बढ़ रहा है बच्चों, तो बढ़ने से क्या होगा, आवृत्ति बढ़ेगी। तो बच्चों अगर आवृत्ति बढ़ जाती है तो तरंग दैर्ध्य अपने आप कम हो जाती है। तो इस केस में कम तरंग दैर्ध्य का ब्लू कलर का प्रकाश में मिलेगा।
इसी को ही बोलते हैं अपन बच्चों रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट। देखो यहाँ पे जैसे आवृत्ति बढ़ गई ना, आवृत्ति का मतलब क्या, ये कम, जैसे ये ज्यादा आवृत्ति का प्रकाश है, ये कम आवृत्ति का प्रकाश है, इसमें दूर दूर है रिपल्स। ठीक है, तो बच्चों अगर कोई भी प्लैनेट या कोई भी प्रकाश स्रोत हमसे दूर की तरफ जा रहा है तो वो लाल कलर का प्रकाश उत्सर्जित करेगा, क्योंकि तरंगदैर्ध्य बढ़ेगी, आवृत्ति घटेगी। और अगर कोई चीज हमारी, कोई प्रकाश का स्रोत हमारी तरफ बढ़ रहा है, उस केस में क्या होगा, उस केस में आवृत्ति बढ़ेगी, तरंगदैर्ध्य कम होगी, कम तरंगदैर्ध्य का ब्लू प्रकाश हमें उत्सर्जित करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। यहां देखिए, इस एनिमेशन को मैं थोड़ा चालू कर देता हूं। यहां देखिए, ये प्लैनेट जो है, जो इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, मतलब अपने चक्कर लगाते जा रहा है, और ये कोई एक स्टार है। अगर ये स्टार, देखो अभी इस केस में स्टार जो है, अगर ये इसके क्लोज आ रहा है, मतलब अगर ये प्रकाश का स्रोत इसके पास में आ रहा है, समझेगा, एक बार और चालू करता हूं मैं इसको। चलिए देखिए, तो जैसे जैसे इसके क्लोज आता जा रहा है, इसके पास आता जा रहा है ना, अगर स्रोत हमारे पास में आएगा बच्चों, तो मैंने अभी आपको बोला ब्लू कलर का प्रकाश हमें मिलेगा। उस केस में आपकी जो लाइंस है वो कहां की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ब्लू कलर की तरफ। जो ब्लैक ब्लैक कलर की लाइन है ना, जो हमने इसने एब्जॉर्ब कर ली है, वो ब्लू की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। अगर ये प्लैनेट हमसे दूर की तरफ जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये प्लैनेट हमसे दूर की तरफ जा रहा है, तो उस केस में हमें रेड कलर का प्रकाश अवशोषित हुआ दिखेगा। इसको अपन बोलते हैं रेड शिफ्ट। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, रेड शिफ्ट में अपन क्या बोलेंगे, यदि प्रकाश स्रोत दूर की ओर गति करे, दूर की ओर गति करे, तब यह लाल प्रकाश उत्सर्जित करता है। सर ये बात तो ठीक है, लाल प्रकाश उत्सर्जित करता है, लेकिन इसका नाम रेड शिफ्ट क्यों रख दिया? क्योंकि बच्चों ये जो ब्लैक ब्लैक कलर की आपको लाइन स्पेक्ट्रम दिख रही है, कहां की तरफ शिफ्ट हो जाती है, लाल कलर की तरफ। यानी आपको लाल कलर की शिफ्ट दिखने लग जाती है, लाल कलर वाला जो पार्ट है उसमें काली काली स्ट्रिप दिखने लग जाती है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा बच्चों रेड शिफ्ट। इसी तरीके से अगर कोई वस्तु हमारी तरफ गति कर रही है, अगर कोई वस्तु हमारी तरफ गति कर रही है, यदि प्रकाश स्रोत निकट आए, तब वो नीला प्रकाश उत्सर्जित करेगा, तब नीला प्रकाश, क्योंकि तरंगदैर्ध्य घटती है तरंग, अगर हमारी आवृत्ति बढ़ रही है तो। ठीक है, तो बच्चों इसी को बोलते हैं रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट। जब हमारे साइंटिस्टों ने अलग अलग प्लैनेट्स को देखा, दूसरी गैलेक्सीज को देखा, तो उन्होंने ऑब्जर्व करा कि उससे आने वाला प्रकाश बच्चों कैसा है, रेड कलर का प्रकाश है। तो इससे हमें क्या समझ आया, इससे हमें समझ आया कि हमारी गैलेक्सी हमसे दूर जा रही है, और दूर जा रही है, और दूर जा रही है। तो यानी हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, हमारा यूनिवर्स बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो हमारे प्लैनेट हमसे दूर की तरफ जा रहे हैं बच्चों। मतलब अगर मैं अर्थ हूं, मैं यहां पे खड़ा हूं, तो मैंने देख रहा हूं कि यार उनसे आने वाला जो प्रकाश, जैसे जैसे वो दूर जाते जाएंगे, उनसे आने वाले प्रकाश का कलर कैसा हो जाएगा, रेड। ठीक है, इसी से हमें पता चला कि हमारी गैलेक्सी जो है, बाकी जो गैलेक्सी हमसे दूर जा रही है, तो हमारी यूनिवर्स का विस्तार होता जा रहा है, वो फैलते जा रहे हैं। ठीक है, चलो इसको एक और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ये है लाइन, देखो ये सोर्स है, प्रकाश का स्रोत है, जैसे जैसे मेरे से दूर जाता जा रहा है, वैसे वैसे कौन से कलर की लाइट इमिट करता जा रहा है बच्चों, रेड कलर की। यानी क्या हो गया, रेड शिफ्ट। अगर प्रकाश स्रोत मेरी तरफ बढ़ रहा है, तो कम तरंगदैर्ध्य का ब्लू प्रकाश या पर्पल कलर का प्रकाश उत्सर्जित करेगा, यानी हो गया ब्लू शिफ्ट। अब इस डायग्राम से समझने की भी कोशिश करो, इसमें भी एनिमेशन है। चार चीजें हैं, देखो पहले केस में अगर ये वाला प्लैनेट और ये वाला प्लैनेट यहां पर है, समझना, पहले वाले केस में अगर ये मेरा येलो कलर का बॉल यहां पर है, इसको रोकना तो देखो मेरे लिए संभव भी नहीं है, ये तो GIF है जो चल रहा है, और अगर मेरा रेड कलर का यहां पर है और गति इस तरीके से हो रही है, तो बच्चों यहां पर पहली बात तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसका लीनियर मोशन चल रहा है, टेंजेंशियल मोशन चल रहा है, स्पर्श रेखीय है, ना तो प्लेनेट मेरे पास आ रहा है, ना तो मेरे से प्लेनेट दूर जा रहा है, तो इस केस में कोई भी शिफ्ट नहीं मिलेगा। देखो लिखा है फर्स्ट वाले केस में, अगर ऐसा हो तो उस केस में ये वाला केस होता है,
टेंजेंशियल मोशन, स्पर्श की गति, कोई शिफ्ट नहीं होगा। लेकिन मान लो अगर आपका प्लेनेट यहां पर यहां पे आ जाए, और अब देखो अगर रेड वाला ऊपर की तरफ जा रहा है तो रेड वाला अगर आपसे दूर की तरफ जा रहा होगा बच्चों तो कौन से कलर की लाइट इमिट करेगा? रेड कलर की। और अगर आपका येलो कलर का जो प्लेनेट है वो पास की तरफ आ रहा होगा तो कौन से कलर की प्रकाश इमिट करेगा? ब्लू कलर की। देख लीजिए, आप डायग्राम में आराम से नोट कर लीजिएगा इस चीज को, ठीक है, क्योंकि इसको रोकना तो संभव है ही नहीं। इसी तरीके से अगर रेड वाला प्लेनेट मेरे पास में आ रहा हो तो वो कौन सी कलर का प्रकाश उत्सर्जित करेगा? ब्लू कलर का। और अगर येलो कलर का प्लेनेट मेरे से दूर जा रहा हो तो कौन सा कलर का प्रकाश उत्सर्जित करेगा? रेड कलर का। ठीक है, ये चारों चीजें यहां पर लिखी हुई है। ठीक है, देखो रेड वाला नीचे है, इसने फोर्थ वाले पे ऑप्शन कर दिया, समझ रहे हो ना आप? इससे फर्स्ट वाले पे कर दिया, सेकंड वाले पे कर दिया। अब प्लेनेट की पोजीशन चेंज हुई, थर्ड वाले पे आ गया। प्लेनेट की पोजीशन वापस चेंज हुई, फोर्थ वाले पे आ गया। तो बच्चों आई होप यहां तक सबको बात क्लियर हो गई होगी। अब जो हमारी एनसीईआरटी ने कुछ हमें बातें बताई, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। एनसीईआरटी ऐसा बोलती है, मान लो ये तो आपका ऑब्जर्वर है, प्रेक्षक है जो रुका हुआ है, गति नहीं कर रहा है, ठीक है। और मान लो आपका जो सोर्स है, जो स्रोत है, वो स्रोत क्या कर रहा है बच्चों? वो स्रोत ऐसे गति कर रहा है, मान लो ऐसे, उसकी गति की दिशा या वेग की दिशा इधर है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस वेग का वो कंपोनेंट निकाल लेंगे, वो घटक निकालेंगे जो इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश हो, मतलब इन दोनों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश हो। इसको अपन बोलते हैं वी त्रिज्य। त्रिज्य मतलब टेंजेंट, हमारी इसकी रेडियल डायरेक्शन में ना, इसी की डायरेक्शन में। तो ये बोलता है हमारा फॉर्मूला, उस केस में हमारी जो आवृत्ति में परिवर्तन है, मतलब ये बता रहा है आवृत्ति में परिवर्तन, ये मतलब बता रहा है प्रारंभिक आवृत्ति, मतलब जो भी चेंज आएगा उसको ऊपर लिखा, जो प्रारंभिक आवृत्ति थी वो नीचे लिखी। ये क्या हमारी प्रारंभिक आवृत्ति, और ये हमारे पास है आवृत्ति में परिवर्तन। ठीक है, अगर ऐसा है, समझना अच्छे से, अगर ऐसा है तो ये किसके इक्वल होगा? माइनस का वी त्रिज्य अपॉन सी। मतलब सी क्या है? लाइट की स्पीड है ना, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये फॉर्मूला कब वैलिड है? जब v की वैल्यू c के कंपैरिजन में बहुत छोटी हो, तभी फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। हाँ, इसी तरीके से अगर हमारा प्लैनेट जो है, मतलब जो भी सोर्स है, वो अगर दूर की तरफ जा रहा होता, मतलब दूर भाग रहा होता, ऐसे इधर की तरफ गति कर रहा होता, फॉर्मूला क्या बन जाता? डेल न्यू अपॉन न्यू इज इक्वल टू प्लस का v त्रिज्य अपॉन c, अगर दूर जा रहा होता। तो इसके बाद एक एग्जाम्पल भी है, उसके अंदर भी वो गैलेक्सी जो हमसे दूर जा रही है, क्योंकि वो गैलेक्सी हमसे दूर जा रही है इसलिए उसमें v त्रिज्य का मान पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, वैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो, इसलिए मैंने वो न्यूमेरिकल नहीं करवाया। आई होप सबको बच्चों यहां तक बात क्लियर हो गई होगी कि रेड शिफ्ट का मतलब क्या होता है, ब्लू शिफ्ट का मतलब क्या होता है, कैसे हमें पता पड़ा कि हमारी गैलेक्सीज किस तरीके से एक्सपेंड हो रही है। ठीक है, और अगर कोई भी प्लैनेट, कोई भी सोर्स हमारी तरफ आ रहा हो तो हम किस तरीके से आवृत्ति में परिवर्तन निकालेंगे, प्रकाश की आवृत्ति में, और अगर दूर जा रही हो तो किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, तो आई होप यहां तक सब कहानी सबको अच्छे से आ गई होगी। तो बच्चों इस लेसन के लिए इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट लेसन में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। बच्चों 12th का पेड बैच भी हमने स्टार्ट करा है, उस पेड बैच में क्या मिलेगा सर? बहुत सारी चीजें मिलेगी। पहली बात, हैंड रिटन नोट्स, कोई परेशानी नहीं, प्रॉब्लम नहीं, फील आएगा, हमने खुद ने बनाया है। दूसरी बात, जो मैं लिखवा रहा हूं बोर्ड पे वो भी आपको मिलेगा। आपको एक ग्रुप में जोड़ा जाएगा जिसको हम डाउट सॉल्विंग ग्रुप बोलते हैं। उस डाउट सॉल्विंग ग्रुप में आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो। पढ़ते पढ़ते प्रॉब्लम आ गई, किससे पूछें? ग्रुप में डाल दो, आपको आंसर मिल जाएगा। एनडीए, जेई, नीट और आपके एयरफोर्स, इन सब के जो क्वेश्चंस है वो भी हम सेपरेटली कराएंगे। उसके अलावा एनसीईआरटी के बैक के क्वेश्चंस हम करवाने वाले हैं। तो बेसिकली काफी सारी चीजें आपको बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस में मिलने वाली है। जिन जिन बच्चों ने अभी तक कोर्स पे परचेस नहीं कर रहा है वो फटाफट से कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास के लिए थैंक यू, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।